भाई एक सेकंड। अभी वीडियो रिकॉर्डेड है स्टार्टेड, ठीक हो गया। वीडियो अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने। एक स्क्रीन पे अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हाँ इस स्क्रीन पे है, ठीक है। हमारी ये जो है ना गूगल मीट, ये हमारी वीडियो में नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक व्हाट्सएप की इमेज निकाल लेता हूँ। व्हाट्सएप वेब, ठीक है। और एक इसकी इमेज निकाल के फिर उसका यूज़ करते हैं। कुछ 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 सर एक ये वाला। क्वेश्चन भी था जी हमारा, जी। जब कोई फिर साइड इफेक्ट होता है अगर वो किसी फंक्शन में हो, लगा हो इवेंट हैंडलर वाली फंक्शन में लगा हुआ हो, हम्म। तो फिर उसको क्लीन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती ना? अब अगर इवेंट हैंडलर के अंदर लगा नहीं 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 नहीं। जी। देखो कुछ ऐसे होते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई ये जो स्पेसिफिक काम है ये इस पेज हाँ। के ऊपर ही करना है, जी। ठीक है। और जैसे पेज चेंज होगा वो तो कुछ एक्शन होते हैं जो कि जैसे विंडो के इवेंट होते हैं, ठीक हम्म। है। वो अब चलता रहेगा क्योंकि हमारा हम्म। कंपोनेंट चाहे चेंज हो गया, उस कोड हम्म। ने विंडो पे इवेंट ट्रिगर कर दिया है, ठीक है। हम्म। अब उस जो इवेंट है उसको क्लीन अप भी तो करना है। अच्छा, ये एक इमेज मुझे मिली है। हम इसको देखते हुए कुछ कोशिश करेंगे कि भाई ऑलमोस्ट चीज़ों को सेम करते जाएं, ठीक है। इसका कॉपी लिंक एड्रेस मैं यहाँ पे मीट के अंदर ही लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी ये इमेज निकालनी हुई निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो सर हमारे अगर एपीआई फेच हो रही है उसमें यूजर फेच में, तो उस एपीआई को हम क्लीन अप किस तरह करते हैं फिर? एपीआई को क्लीन अप नहीं करेंगे। सर इधर तो वो मतलब इस बंदे ने तो मुझे सिनारियो दिया हुआ था कि कह लो आपकी क्या कहते हैं रिक्वेस्ट गई है सर्वर पे, हम्म तो रिक्वेस्ट चलेगी लेकिन उतनी देर में कंपोनेंट फिर रेंडर हो गए तो दूसरी रिक्वेस्ट भी चली जाएगी साथ ही, हम्म। जबकि पहली वाली वापस ही नहीं आई। उसके लिए जो लाइक एक्सियस वगैरह के अंदर हम रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देते हैं प्रीवियस को, ठीक है। हाँ। तो वैसे कम ही इस तरह से ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। फर्दर इसको एक बार मैं और भी रिव्यू कर लूँगा, फिर हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एक ना सिनेरियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लाइट एंड डार्क थीम दोनों को मैनेज करेंगे। ये 5 स्क्रीनें हम मैनेज करेंगे। सबसे पहले एक प्री लोडर होगा इस तरह का। मेरी स्क्रीन हम्म। नज़र आ रही है ना? जी सर। एक इस तरह का प्री लोडर होगा। उसके बाद फिर अगर कोई हमने चैट सेलेक्ट नहीं की तो फिर इस तरह का एक डिज़ाइन पीछे होगा। उसके बाद अगर कोई चैट सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से चैट होगी, ठीक है। अगर सर्च करते हैं तो ये सर्च की ऑप्शन होगी। और उसके अलावा जो होगा एक लाइट और डार्क मोड को भी ये मैनेज करेगा, ठीक है। इसको हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट एक सेपरेट बना लें या मंस्टैक के अंदर ही बना लें? सर सेपरेट बना लें। सेपरेट बना लें सर। सेपरेट बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर मुझे मेरे ख्याल से मंस्टैक मैंने लास्ट टाइम की थी, लेकिन व्हाट्सएप व्हाट्सएप क्लोन, ठीक है। व्हाट्सएप क्लोन हो गया। अब इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट एक बनाते हैं। उनको मैसेज कर दो जो आज की क्लास में नहीं ना आएगा उसको फ़ाइन होगा, क्योंकि आज मैंने स्पेशली क्लास अरेंज की है अपने काफ़ी ज़्यादा टास्क छोड़ के। अभी हमारा प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया। अच्छा यार, 2 लोगों के अलावा किसी ने भी वीडियो शेयर नहीं की हुई। वेल एंड गुड। आसिफ और मोगान, जल्दी जल्दी मुझे पता चले कर क्या रहे हो तुम लोग। सर सर मेरा ना नेट थोड़ा स्लो चलो है, तो ठीक वो है, नो अगर इशू। मैं वीडियो करता हूँ ना तो फिर वो नेट थोड़ा वो नो हो जाता इशू। है। अगर वीडियो नहीं शेयर कर सकते तो थोड़ी देर बाद जब मैं
मैं एक पूछा करूँगा, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है कि भाई हम अवेलेबल हैं, ताकि मुझे पता चले कि भाई इधर ही हैं। सही है, सही। ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके। अगर किसी और ठीक ने है भी सर। क्लोज करनी है तो नो इशू कर ले, लेकिन बात फिर से वही है कि भाई जब मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा तो आपको उसी वक्त रिप्लाई करना है। ये ना हो कि मैं पूछता हूँ रहूँ और आप लोग रिप्लाई ना करें। वैसे मेरे कैमरे का रिजल्ट अच्छा है। सर काफी आपके अच्छा है कैमरे का सर हमारे रिजल्ट वाले। सबसे अच्छा है। नहीं, असल में ये मैंने सेपरेट बाय किया था पीसी के लिए, गेमिंग के लिए, और सर इसीलिए। आप वैसे इस तरह वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं अपना चैनल बना के ना। यार असल में ना अब चैनल्स के साथ इतनी अर्निंग रह नहीं गई, जितनी एफर्ट है ना उतनी अर्निंग नहीं है। जी तो दैट्स वाई फिर मैं इस जी पंगे में पड़ता नहीं। क्योंकि अगर आपके अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं तो आपको मैक्सिमम भी 10-15 हज़ार आ जाएगा मंथली। ठीक है। जी सर। बहुत अच्छा चैनल चले जैसे सर डक्की भाई तो बहुत भाई कमा रहा उनके जो है, सर डक्की भाई तो उनके जो बहुत चैनल है कमा ना, रहा है। उनके चैनल फ़न के ऊपर हैं, और जी सर। फ़न हर बंदा देखता है। लेकिन हमारा हम्म। जो है वो सही एजुकेशन बात पे है। है, तो एजुकेशन के ऊपर हमारी ऑडियंस बहुत कम रह जाती है। ठीक है। तो दैट्स ऐसा ही वाई है। सही बात है। उस कम ऑडियंस में लोगों को इंगेज करना बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों में आने की हम्म। ज़रूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा कि अब हम सर ये लोग तो स्पॉन्सर के भी पैसे बहुत उठाते हैं, बिल्कुल ऐसा और ही है आधे से ज्यादा तो स्कैम वाले होते हैं। भाई, ये ऐसा ही है। मेन चीज़ ये है कि भाई अगर आपने, यार अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है ना, कि मुझे ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है अपनी अदर काम की निस्बत, कि भाई मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस वगैरह डालूं, उससे अर्निंग वगैरह हो, क्योंकि उसमें एफर्ट ज़्यादा है और अर्निंग कम। क्योंकि आगे से आगे जो हमारी पॉलिसीज़ है ना सोशल मीडिया की, वो स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। तो उनकी वजह जी से सर। ज़्यादा जो आपका कंपटीशन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो अर्निंग कम हो जाती है। इस वजह से फिर मैं इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं। अब भाई है ना, फूड व्लॉगिंग कर रहा है मिर्ज़ा बाबू के नाम पे, तो वो काफ़ी एफर्ट कर रहा है, तो अभी तक उसका कोई बेनिफिट नहीं उसको इतना हुआ। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बकाया सुनाओ, सर्दी कैसी है? सर्दी बहुत है सर। सर्दी बहुत है सर। भाई मैं तो फुल मौज में बैठा हूँ, ये देखो ये चेक करो। बिल्कुल पास लगाया हुआ है। घर वाले कहते हैं तेन बहुत ही ठंड लगती हैगी, मैं कहता हूँ हाँ। अच्छा जी। अभी अच्छा, मेन चीज़ ये है कि हमारे पास अब कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से हमने कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस उठानी है। हमने, याद है कि हमने टेलविंड के साथ वर्किंग की है। ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारी वर्किंग हुई है बूटस्ट्रैप वगैरह, कुछ लोग जानते हैं, ये कस्टम के साथ वर्किंग की है। आज हम एक और नई चीज़ पढ़ेंगे, स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है। स्टाइल कंपोनेंट जो होते हैं ना, वो हमारे बेसिकली एक सिंपल जो हमारी सी एस एस है उस तरह का उसके अंदर कोड होता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे होते हैं सी एस एस से या फिर टेलविंड वगैरह से। उसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि जो भी कंपोनेंट या जो भी चीज़ बनानी होती है, हमने बाई सेल्फ उसको कस्टम ही बनाना पड़ता होता है। ठीक है। तो अभी आप लोग बताओ कि भाई कौन सी अप्रोच यूज़ की जाए, टेलविंड को यूज़ किया जाए या फिर स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ किया जाए?
सर टेल विंड का तो आ, हमें पता है, स्टाइल का तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमने आज फर्स्ट टाइम सुना है। तो फिर ऐसा करते हैं, स्टाइल कंपोनेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, जो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो साथ साथ उठाते जाएंगे और वो आपको मैं बताता जाऊंगा। मतलब सर हम यूज क्या करेंगे जब हम ये प्रैक्टिकली करेंगे काम, या फिर आगे मतलब देखो, प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ये हम टेल विंड करेंगे नहीं या नहीं नहीं फिर नहीं, ये मेन चीज़ स्टाइल? ये होती है कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है। जस्ट वन सेकेंड। मैं बच्चों ਨੂੰ पढ़ा रहा यार, ग्राइंडर ना चला। करवा देता। अच्छा। सर लेकिन अब मैं जरा देख रहा था कि अब तो ऐसी ऐसी वो मतलब चीजें आ गई हैं कि टेलविंड के ऊपर ही बने हुए उनके कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें जो मैं ये चीज़ें प्रेफर इसलिए करता हूँ कि इनसे क्या होता है कि आपकी बेस बनती है। ठीक है, आपको जो बेस वाली चीज़ें हैं उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। कोई भी नई लाइब्रेरी या कोई नई चीज़ आती है तो आपको सिर्फ उसको कन्फिगर करना होता है। उसके बाद काम करना, अगर इन चीज़ों को आपको यूज़ करना आता है हम्म। तो उनके ऊपर काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक हो गया। अगर आप कोई भी कंपोनेंट्स बेस्ड जी सर। डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट इन कंपोनेंट्स वगैरह, तो उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी जब उसको कॉन्फ़िगर करना है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख के आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, अभी हम जी सर। स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, स्टाइल कंपोनेंट की यूज़ करते हुए हम जो अपनी सी एस एस है उसको नहीं यूज़ करेंगे। सारा का सारा कोड हम अपने स्टाइल कंपोनेंट्स के अंदर लिखेंगे। थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी सी एस एस वगैरह के अंदर लिखेंगे। अदरवाइज़ मेरे मुताबिक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, अभी सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट बना दिया ऐप का, और इसको मैंने क्या दिया, होम। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ याद रखनी है कि सर जब सर ये आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं? ये हम जावास्क्रिप्ट के ही बना हुआ है, सॉरी। मुझे टेलविंड उसके टाइपस्क्रिप्ट से बनाना था, लेकिन मैंने इसको जावास्क्रिप्ट में बना दिया। चलो ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट, बल्कि ठहरो, मुझे नया प्रोजेक्ट बनाने दो। और शहजाद अवेलेबल नहीं हो रहा, क्यों, खैरियत है? किसी से हुई है सर उसकी सुहेब बात? नहीं, मैंने उसको मैसेज भी किया, मैंने कहा, कल स्टार्ट हो गई आज। मगान उसका रिप्लाई नहीं आया सर सुहेब का। यस सर। किधर है तुम्हारे? वो गेम बड़ी का क्या पता चल उसका तो जी आजकल एक दिन अवेलेबल नहीं हो खेली रहा? थी एक दिन खेली थी इसके चलो, साथ एक दिन सिर्फ। नहीं अब खेली, लेकिन वो आजकल आ होती है नहीं सर रहा, जी, क्या बात है? काफी दिन हो गया सर जी अब तो। हम्म। अच्छा, वैसे छुट्टियों में प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हो या फिर सिर्फ क्लास के टाइम पे ही आते हो? सर जी जैसे आगे प्रैक्टिस होती थी ना वैसे नहीं हो रही। क्यों? सही बात है, समझ भी पूरी पूरी लगती है और सर्दी इतनी है कुछ करने को दिल नहीं करता। चलो, मैं समझ। अभी अभी डेवलप करूँगा कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको डेवलप करने के लिए दूंगा। ठीक हो गया। जी सर। ठीक है सर। हमजा की करने हैं? कुछ नहीं सर। क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था ना। हम सब भाई तो अकेले बेड पे बैठे हुए हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट हाइफन एसएम।
अच्छा भला काम स्टार्ट होने लगा था, मैंने रंग में भंग डाल दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि अच्छी बात है, मैं तो उसी में ही यूज़ करने वाला था। अभी हम एक सैम्पल एपीआई भी बनाएंगे विदाउट नोड जेएस या बैकएंड के, और उसको यूज़ करते हुए हम अपने मैसेज वगैरह को मैनेज करेंगे। फिर इसी सर जो हमारा, एपीआई जी, हम्म, सर एपीआई हमें मतलब वैसे फेच करनी तो आती है, जो मतलब जो जैसे डमी जेसन से हमने की थी वो एपीज कॉल करना, नहीं वैसे नहीं, खुद हम की एपीआई अपनी सर खुद कैसे की बनाते हैं एपी वो बनाएंगे, नहीं एक हमें पता। सैम्पल, एक सर्वर सैम्पल बनाएंगे, डमी सर्वर बनाएंगे, और उसके अंदर अपने मुताबिक का डाटा सेव जी सर। करवाएंगे। फिर वहाँ से डाटा को फैच करेंगे, फैच करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर जब बैकएंड बनाएंगे, बैकएंड के अंदर सॉकेट्स के थ्रू हम इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करवा के एक मैसेजिंग सर्विस बनाएंगे। ठीक है। नहीं तो सर आपकी जो एपीआई होती है और जो जी आपकी वो सर। डेटाबेस की क्वेरियां होती है उनमें फिर फर्क क्या होता है? देखो, जो आपकी एपीआई होती है ना, वो काफ़ी हद तक सिक्योर होती है। जो आपकी डेटाबेस की क्यूरी होती है वो तो आपकी मर्ज़ी होती है, कुछ भी चला दो, क्योंकि आपके उसके ऊपर एक्सेस होती है हर बंदे की। अगर आप डायरेक्ट डेटाबेस की एक्सेस दे दो किसी को भी, तो भाई मैं एडमिन का डाटा मॉडिफाई कर दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। एपीआई जो होती हैं वो हमें स्पेसिफिक एक्सेस प्रोवाइड करती हैं कि भाई इस बंदे को ये एक्सेस प्रोवाइड करनी है, इस बंदे को ये एक्सेस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, मैंने अगर कोई मॉडिफिकेशन के लिए मैंने भेजा, मैंने सिर्फ एक एपीआई को कॉल करना है, आगे बैकएंड पे लॉजिक क्या लिखा है। अभी जब एक टेबल को हम छेड़ते हैं तब तो लॉजिक बड़ा सिंपल होता है, लेकिन जब 15 टेबल्स को छेड़ के डाटा वहाँ से फैच करना है, कहीं पे मॉडिफाई करना है, कहीं पे कुछ करना है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर फ्रंट एंड डेवलपर को इस चीज़ की कोई इशू नहीं होता कि भाई बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है। उसको मेन यही चीज़ होती है कि भाई मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है। अब बैकएंड डेवलपर की खुद की मर्ज़ी है कि वो क्या करता है इसके साथ। ठीक है। इसलिए हम टोटल एक्सेस नहीं फ्रंट एंड डेवलपर को देते, हम सिर्फ उसको ये देते हैं एक्सेस कि वो भाई लॉग इन करे और उसके बाद फिर अपनी एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह कॉल कर सके, और वो भी जो उसको अलाउ है। ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी डाटाबेस वगैरह को एक्सेस कर ले और कुछ भी कर दे। ठीक है। अब जैसे हमारी जी एक सर। एक बड़ी जो आज से कोई 10-12 साल पहले तक काफ़ी चलती रही है, वो थी एसक्यूएल इंजेक्शन। शायद किसी ने सुना हो। हमजा सुना है नाम? हाँ सर, नाम सुना हुआ जब वो पीएचपी में काम कर रहा था। बिल्कुल। अब एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, वो एक ना, पहले क्या करते थे कि भाई बिल्कुल एक सिंपल सी एपीआई वगैरह बना देते थे, या फिर बैकएंड के लिए रिक्वेस्ट वगैरह के लिए कुछ बना देते थे। जैसे कि यूज़र नेम है, उसके थ्रू कैंडिडेट्स लाना है, फ़र्ज़ कर लो, या फिर मेडिकल स्टोर की एक एप्लीकेशन है। ठीक है। उसके अंदर एक सर्च बॉक्स लगा हुआ है। अब वो सर्च बॉक्स के अंदर आप लोगों को तो पता है कि भाई उसके अंदर नेम लिखना है, लेकिन हैकर क्या करेगा, वो एक एसक्यूएल की क्यूरी बनाएगा, बना के वहाँ पे डाल देगा। अब जब वो क्यूरी चलेगी पहले वाली, तो वो जो भी डाटा होगा वो जाके हमारे सर्वर पर रन हो जाएगा। सर्वर पर उसके बैकएंड पे जो हमने एपीआई लिखी है वो तो कॉल होगी होगी, लेकिन उसके अलावा एक एपी वो जो उसने अपनी एसक्यूएल डाली थी ना सर्च पैरामीटर के अंदर, वो भी रन हो जाएगी। उसके रन होने से अब कुछ भी हो सकता है, लाइक डाटाबेस सारी की सारी डिलीट हो सकती है, यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस क्यूरी के ऊपर। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन इसको कहते थे कि भाई आप जहाँ पर टेक्स्ट डालते थे वहाँ पे आप एसक्यूएल की अपनी क्यूरी डाल देते थे, और वो क्यूरी एज अ एसक्यूएल ही रन होती थी और वो प्रॉब्लम कर देती थी। अब हम क्या करते हैं कि वो जो भी डाटा या फिर जो भी क्यूरी वगैरह उसने भेजी होती है, हम उसको इस तरह से चेक करते हैं कि भाई उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन तो नहीं हुआ। अगर नहीं है तो फिर वो क्यूरी रन होती है, अदरवाइज़ नहीं रन होती। ठीक हो गया। अब इसको क्या हुआ, ये तो स्लो फुल से हो गया। सर ये मैं देख रहा था जब पीएचपी में वो मतलब बना रहा था। सर पीएचपी में तो मुझे वीडियो ही कोई नहीं मिलती थी एक भी आदि जिसमें यूजर की मतलब जो उसने इन्फो डाली है वो वैलिड है या नहीं।
अच्छा, इसको वैलिड करने के लिए ना हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन का नाम सुना होगा। जी सर। अच्छा, और किसी ने सुना रेगुलर एक्सप्रेशन का नाम? नहीं सर। नो रेगुलर सर। एक्सप्रेशन सर? हाँ जी। नहीं सर। अब सब लोगों की असाइनमेंट है ये वीकेंड की, रेगुलर एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करना। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उसका पता हो कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, उसको बनाते कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर भी आपका काफ़ी टाइम ठीक लग सर। जाएगा। ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत तंग करता है, लेकिन ये है कि एक मज़े की चीज़ है। सर ये एपीआई भी जो हम एक्सप्रेस से बनाएंगे? हाँ, एपीआई एक्सप्रेस से बनाएंगे, लेकिन ये जो डमी बनाएंगे ये एक्सप्रेस से नहीं बनाएंगे। इसके लिए ना कुछ डमी सर्वर्स होते हैं जो कि आपके लोकल सिस्टम के अंदर आप उनको रन कर लेते हो। उसके थ्रू ना आपके जो जो भी एक कोड लिखा होता है, या फिर जो आपकी जेसन की फ़ाइल होती है, ये जेसन का डाटा होता है, वो आपका सारा का सारा अवेलेबल हो जाता है यूज़र को एज अ एपीआई। यूज़र वो रिक्वेस्ट करता है और वो डाटा उसको मिल जाता है। लेकिन सर अब मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे हम पीएचपी में डायरेक्ट क्यूरी लिख देते थे उधर, जहाँ पे हमारा फॉर्म वाला लगा होता था, अब उसकी भी अब एपीआई बनती है? नहीं नहीं, देखो जब पीएचपी के अंदर बात करते हैं ना, तो पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं ना नोड जेएस और रिएक्ट की, तो इसके अंदर अपने सर्वर होते हैं। इन दोनों के दरमियान जो एक ही कनेक्शन होता है वो होता है एपीआईज का। ठीक है, अब जब पीएचपी की बात करते हैं तो पीएचपी क्या करता है, वो सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है। सर्वर से ही आपकी एचटीएमएल का एक पेज बना के आपको सेंड कर देता है। ठीक है, उसका हर पेज एक अलग-अलग सर्वर के ऊपर फाइल बनी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको शायद याद हो कि हम कोई भी बनाते थे, जैसे यूज़र्स का कोई फोल्डर कोई पेज बनाना है, तो यूज़र्स डॉट पी लिखते थे, उसके अंदर एचटीएमएल की कोड लिखते थे। ऐसे ही है। जी सर। जी। इसके अंदर वो चीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक सर्वर साइड रेंडरिंग हम इसके अंदर कर ही नहीं रहे, हम इसके अंदर क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे हैं। जब क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, तब हम जो भी डाटा है वो क्लाइंट साइड के ऊपर ही अवेलेबल होता है। जब भी सर्वर के साथ हमने कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो एपीआई कॉलिंग के साथ या सॉकेट्स वगैरह के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है। जब भी आपने कोई फॉर्म सबमिट करवाना है, तो आपको कोई अलहदा से स्क्रिप्ट वगैरह लिख के उधर नहीं डालनी, आपको एपीआई ही बनानी पड़ेगी। एपीआई के अंदर वो बताता है यूज़र के भाई मुझे क्या क्या डाटा किस किस फॉर्म के अंदर चाहिए। मुझे यूज़र नेम चाहिए स्ट्रिंग में, मुझे आईडी चाहिए नंबर में, मुझे एज चाहिए स्ट्रिंग में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी डिटेल इस तरह से वो सर्वर खुद प्रोवाइड कर देता है। ठीक हो गया? सर मतलब इसका इसमें हमारा क्लाइंट अलग होता है, सर्वर अलग होता है। पीएचपी में हमारी सर्वर में हर चीज आ जाती है। हाँ, पीएचपी के अंदर पीएचपी ईच में एंड लिंक ही नहीं एवरीथिंग करना पड़ता सर्वर के फ्रंट अंदर ही एंड के होती साथ। है। अब पीएचपी का सर जो फिर ज्यादा सिक्योर कौन सा रहता है? यार, इन दोनों में ज़्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों ही एक जैसे ही हैं तकरीबन। अगर आपने ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन देखनी है तो भाई ASP.NET बहुत अच्छी एक चीज़ है, उसके अंदर सिक्योरिटी को बहुत फोकस किया जाता है। ठीक है, और अगर आपने देखना है कि मिड लेवल की सिक्योरिटी वगैरह, ये कहते हो कि भाई बहुत हाई लेवल की नहीं सिक्योरिटी हो कि कोई भी हैकर ना आके ब्रेक कर रहे। लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ नहीं है जिसको कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। ठीक है, अगर दुनिया की कोई भी चीज़ बनी है, तो वो किसी ना किसी के हाथों टूटने के लिए बनी हुई है। अगर आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर दो, भाई कोई ना कोई ऐसा जी पर्सन होगा सर।
जो कि आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। ठीक है, अब उसके हैक करने का ये अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जी सर। हम कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी ज़्यादा इसकी अच्छी है उसकी नहीं अच्छी। तो मेन इशू यहाँ पर होता है कि भाई हमारे पास ना जो डेवलपर है उसका लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो बैकहोल्स प्रोवाइड कर देता है, या बैकडोर्स वगैरह क्या दिया जाता है वो प्रोवाइड कर देता है, जिसको हैकर ढूंढता है और उन बैकडोर के थ्रू आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है। ठीक है, और उसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी के साथ चीज़ें चेंज कर देता है। यार ये प्रोजेक्ट तो आई थिंक चेंज ही नहीं होगा, ये तो यहीं पे फंस गया। सर ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने बताया वो सर कैसे सर्च करेंगे उसको? हम सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन से ही सर्च कर लेंगे? हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट सर्च कर लो या रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपली सर्च कर लो, सेम ही है। ठीक है सर। ये तो तंग करेगा, मुझे लगता है कि हमें कोई प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट को क्लोन कर लेना चाहिए। मेन चीज़ ये होती है कि टीचर ने आपको स्टार्ट करवाना है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करना है, उसके बाद आपने आगे जो चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं ये आपका खुद का काम होता है। अब आप लोग जो मैं बताता हूँ वही चीज़ें नहीं करते तो आगे एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे करोगे? अभी जो हमारी ज्यूरिक्स की एप्लीकेशन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, जैसे स्टाइल कंपोनेंट भी यूज़ हुए हैं, उसके अंदर बूटस्ट्रैप भी यूज़ हुई है। ठीक है, उसके अंदर फिर कस्टम CSS भी यूज़ हुई है। बूटस्ट्रैप तो मैंने लास्ट टाइम उसके अंदर वर्क करके वो निकाल दी थी, लेकिन अब स्टाइल कंपोनेंट और कस्टम CSS ही वर्किंग कर रही है। वैसे आज सुबह का क्या किया तुम लोगों ने, कोई प्रैक्टिस वगैरह की है? सर मैं तो अपनी वो कोर्स की वीडियो देख रहा था। तो जी हमारे लाइट ही गई हुई है कल रात की, जनरेटर का पता नहीं क्या हुआ, इसका मोबाइल लीक हो गया आगे बस। सर मैं यूनिवर्सिटी गया था, 3 सब्जेक्ट के रिजल्ट मिले हैं तो कैसा आया रिजल्ट? सर अभी तक तो ठीक है, बस वो एक अभी सब्जेक्ट की तक है ठीक टेंशन। है का क्या मतलब, कितने कितने मार्क्स आए हैं? 30 में से आने थे ना? सर वो इकोनॉमिक्स में जो है बी ग्रेड लगा है, और एसएसएच आपके में भी बी है। आपके मार्क्स नहीं बताते, ग्रेड बताते हैं? मार्क्स भी बताए हैं, मतलब कि 42 आए हैं इकोनॉमिक्स में, 48 पे फुल होते हैं, मतलब कि 48 हो तो ए ग्रेड और फुल मार्क्स लग 100 जाते में हैं से? इकोनॉमिक्स में। मैंने कहा 100 में से। 100 में से नहीं है वो सर, 60 के होते हैं टोटल, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन सब कुछ डाल के। तो अगर आपके 48 आ जाए तो ए ग्रेड लग जाता अच्छा, है, एक मतलब एक फुल ट्रिक मार्क्स बताऊं, होते CR से बना लो, नेक्स्ट टाइम आपको रिजल्ट लेने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ेगा।
जी सर। मैंने कहा CR से बना लो अच्छी जी दूसरी। जी जी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा, CR खुद ही बता देगा रिजल्ट। जी सर। और आसिफ आप? सर मैं तो आज बस फंसा रहा हूँ, वो इन्वर्टर लगा रहा था सर, वो सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे उसके लिए, बस उसी चक्कर में मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। बंदे बन जो, ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕਰੋ। जी सर। ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਲੋ। सर नेट रिकॉर्डिंग पे की वजह से वैसे भी तो कोई नहीं इशू सर? आ रहा है नेट। भाई ये नेट के अलावा भी तो स्लो ही चल रहा है। ये सर वो है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, इस वजह से तो नहीं? हाँ ये बात भी है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड साथ साथ हो रही है। अच्छा जी, CMD NPM। अच्छा मैंने टेलविंड इसमें से अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद सैस भी करते हैं। अब इसमें सर वो स्टाइल कंपोनेंट करेंगे हम्म इंस्टॉल। ये भी अनइंस्टॉल। अभी एक लाइट ले आनी है इत्थे लगाने वास्ते। अच्छा हमारे स्टाइल कंपोनेंट हो गए हैं, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये कंपोनेंट्स बटन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं वेबसाइट खोल लूँ। अच्छा अभी आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्री लोडर बनाएंगे, प्री लोडर के बाद फिर आगे चीज़ें, क्योंकि आज अब टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन पे लग गया है, तो हम अभी प्री लोडर ही के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। जी सर। सबसे पहले सर जी आपने जब, क्वेश्चन। जी जी क्वेश्चन पूछो। सर जी जैसे ये मतलब कि आपने भी इंस्पेक्ट किया, इसका कोड आ गया हमें थोड़ा सा। हम्म तो अगर हमने कुछ बनाया है, अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, तो हम ये कुछ ऐसा फंक्शन ऐड कर सकते हैं कि हम इंस्पेक्ट को इसका ऑप्शन ही खत्म कर दें, कि कोई ना हाँ कर सके। हाँ, इंस्पेक्ट की ऑप्शंस ख़त्म कर सकते हैं, इंस्पेक्ट में डिबगर लगा सकते हैं। उसके अलावा जब हम बिल्ड करके अपना प्रोजेक्ट देते हैं ना, तो वो जी उसके अंदर हमारा एग्जैक्ट कोड नहीं होता, वो कंपाइल्ड कोड होता है, उसका कोई इशू नहीं होता सही। अगर वो कोई उठा ले तो। अच्छा मैंने अभी क्या किया है, मैंने ये वाला बैकग्राउंड कलर कॉपी किया है, किस किस ने देखा है? मैंने देखा है सर। बकाया किसी को नहीं पता चला कैसे हुआ है? नहीं सर जी सर मैं। एक तो इंस्पेक्ट करके कॉपी सर हो नहीं पता जाता है। चला कि चलो वीडियो देखना अब। अच्छा स्टाइल कंपोनेंट के अंदर ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, वो हम करते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होती हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं,
लेकिन स्टार्ट पे अगर हम वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी करते तो उसके अलावा भी हमारा कोड चलता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक जो मेथड है वो सबसे पहले आपने स्टाइल्ड को स्टाइल कंपोनेंट में से इंपोर्ट करवा लेना है, और उसके बाद जो भी आपने अपना HTML का टैग लिखना है उस टैग का नाम लिख देना है। जैसे मैं सेक्शन लिखा है, मैं यहाँ पे डिव लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेक्शन लिखूँगा, ठीक है। सेक्शन लिखने के बाद यहाँ पर इसको मैं कुछ भी दूंगा, अभी इसको मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है। देने के बाद मैंने इस रैपर को, ऐप रैपर को एज अ कंपोनेंट बना के यहाँ पे पास कर दिया। अभी हमारे पास क्या है, एक डिव है जिसके अंदर होम लिखा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी सर। बकाया सारे जी तक सर, जी सर। जी सर। यस सर, यस। अच्छी बात है भाई, मुझे साथ साथ रिप्लाई करते रहो ताकि मुझे पता हो कि आप लोग इधर ही हो। सर इसकी वो कोर्स की वीडियो देखो, उसमें सर वो स्टाइल भी इस तरह ही अप्लाई कर रहा था। स्टाइल किस तरह से अप्लाई कर रहा था? एक ऑब्जेक्ट बना देता था, उसके अंदर वो स्टाइल की प्रॉपर्टीज लिख देता था। करीबन करीबन सर इस तरह ही था वो भी। सही। सर ये स्टाइल्ड कंपोनेंट्स में सर इस तरह मतलब हम स्टाइलिंग करते हैं? स्टाइल कंपोनेंट के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं, ये जो भी स्टाइल वगैरह लिखते हैं, वो SCSS की तरह लिखा जाता है, लेकिन उसका कोड उसी कंपोनेंट के अंदर यूज़ होता है। यानी ये जो मैंने CSS सही है, उसको लिखी है, मतलब अलग उसमें नहीं। हाँ, जी सर। ये जो मैंने CSS लिखी है, ये इस ऐप रैपर के अंदर ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सही है सर। ठीक है। इसके बाहर ये कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अच्छा, अभी सबसे पहले ये है कि हमने नहीं ये तो जो, सर ये हमारी अलग फाइल में फिर हम बनाते हैं। हाँ, मोस्टली अलग फाइल में बनाते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कम्प्लेक्स ना हो जाए, अभी मैं इधर लिखा है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं प्री लोडर बना देता हूँ। preloader.tsx, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने वो सारा का सारा अपना प्री लोडर का कोड लिखना है जो वहाँ पे हम लिख रहे थे। ठीक है, अब प्री लोडर जो होता है ये भी एक सेक्शन होगा, ठीक है। जी सर। प्री लोडर, अच्छा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ प्री लोडर रैपर या फिर ऐप रैपर, ये इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ये इसके नामों से पता चले कि ये किस कंपोनेंट के अंदर यूज़ हो रहा है। हमारी 15 मिनट की रह गई है क्लास, उसके बाद इसने बंद हो जाएगा। स्टाइल डॉट, सर ये अब इसी कंपोनेंट के अंदर यूज होगा, प्री लोडर के अंदर ही बस? हाँ, ये जो कोड है ये इसके अंदर मैं अगर कोई भी कोड लिखता हूँ, जैसे डीफ्लेक्स लिख देता हूँ या फिर कोई भी अपने नाम की कोई क्लास लिख देता हूँ, तो वो इसी कंपोनेंट के अंदर ही, यानी इस रैपर के अंदर ही किसी की जगह पे मैं यूज़ करूँ तो होगा, अदरवाइज़ बाहर यूज़ करूँ तो नहीं होगा। ये देखना, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। स्टाइल्ड हो गया, ठीक है। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने अच्छा इसके अंदर मैंने अब ये लिखा है, और एक चीज़ और यहाँ पे लिख रहा हूँ।
सर रिटर्न के अंदर मतलब ये हमें लाजमी लगाना पड़ता है जिस नाम का हमने ये बनाया है प्री लोडर रैपर, इसके अंदर मतलब जो भी हम लिखेंगे मतलब उसके अंदर रैप करेंगे इसको रिटर्न के हाँ, अंदर। ये एक कंपोनेंट है ना, स्टाइल्ड जी कंपोनेंट सर। इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एक कंपोनेंट बन गया है। इस कंपोनेंट के अंदर जी सर। हम अपने जो भी हो गया कोड वगैरह उसको उसके अंदर रखेंगे। अब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा है, ठीक सर है। अब मतलब अगर हम कोई न्यू कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके लिए हम ऐसे ही जिस नाम से कंपोनेंट बनाएंगे उसकी उसी नाम से मतलब इस तरह वो रैपर उसके साथ लगा नहीं, के हर उसके आगे फिर कंपोनेंट ये के लिए स्टाइल नहीं, डॉट्स। काके जहाँ जहाँ यूज़ करना है सिर्फ वही वही पे। ये देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ जी जी। कि नहीं मैं, मतलब वही कि सर जिस कंपोनेंट में भी हमने वो यूज करना हो वहां पे। हाँ, वहाँ पर मेनली इसके लिए एक सेपरेट फाइल होती है, ठीक है। जी सर। अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसी जगह पे बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ठीक यहाँ है। पे मैंने डी फ्लैक्स लिख दिया। अब यहाँ जी पर सर। ये डी फ्लैक्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ऐप के अंदर मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्री लोडर को भी लगा देते हैं। अच्छा, अपना अभी रिजल्ट देखेंगे तो ये हमारे होम वाला जो है इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स लगी होनी चाहिए आम हमारी CSS की मदद से। डिस्प्ले फ्लैक्स लगा है लेकिन वो स्टाइल का ही अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाला जो कोड था डिस्प्ले फ्लैक्स का, ये तो हमने प्री लोडर के अंदर लिखा है, प्री लोडर के रैपर के अंदर। अगर यही कोड यहाँ पर ऐसे कर दूं मैं, ठीक है, तो ये अब क्या होगा, इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। सर इसका पर बेनिफिट नहीं समझ आ रहा, मतलब अगर आप अपनी सादी CSS सीम ही लिख लो तो इससे बेहतर है। अच्छा, सादी CSS अगर लिखते हो तो हाँ। उसके लिए क्या होता है कि आपकी कुछ क्लासेस मैच हो सकती हैं। आपने जो भी कोड एक जगह पे लिखा है, अब हमें पता है कि जब हम हमारी वेबसाइट बड़ी हो जाती है तब हमारे पास ये प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है कि पूरी की पूरी वेबसाइट एक बार में ही लोड हो रही है। हमें तो ऐसा चाहिए ना कि जो कंपोनेंट हम शो करवा रहे हैं सिर्फ उसी का कोड शो और काम ख़त्म। CSS वगैरह लोड करना, ये करना, वो करना, उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। अभी मैंने CSS इसमें से निकाल दिया ना, तो ये ऑटोमेटिकली इस पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर CSS अवेलेबल ही नहीं होगी, सारा का सारी जावास्क्रिप्ट अवेलेबल होगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसके मुताबिक इसको जो भी कंपोनेंट लोड होगा उसकी CSS उसी वक्त लोड होगी। तो उसके साथ कंपैरेटिवली, ही। हाँ, कंपैरेटिवली हमारी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? नहीं तो सर हम फिर मॉड्यूल बेस्ड CSS नहीं बना सकते कि हर कंपोनेंट की CSS फाइल यार, अलग बनी हो? मॉड्यूल बेस्ड CSS जो होती है ना, वो भी एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन वो भी बाद में कंपाइल होके एक CSS ही बन जाएगी, ठीक है। और ये एक कम्प्लेक्स सा काम हो जाता है। फिर उसके बाद इसके अंदर आप जो है डार्क लाइट मूड को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। फिर जो कोड जिस कंपोनेंट के लिखा है वो उसी जगह पे लोड होगा और आपको इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मेरे मुताबिक सर ये, तो टेलविंड में भी तो सर सेम ही होता है, टेलविंड में भी तो हम जिस कंपोनेंट में होता है उसी कंपोनेंट की सीएसएस उसी के नहीं साथ नहीं उसी में नहीं नहीं होती है। अब टेल विंड के अंदर क्या होता है, आपकी एक मेन एक फाइल जनरेट हो जाती है, वो पूरी की पूरी फाइल ही पूरी वेबसाइट में यूज़ होती है। अगर आप मॉड्यूल बेस के अंदर करते हो तो आपकी वो तकरीबन तकरीबन आप अपने चीज़ को एक्सेस कर लेते हो कि आपका कोड आपकी ज़रूरत के मुताबिक लोड होता है, लेकिन वो इतना लाइक ज़्यादा अच्छा नहीं होता बजाय इसके। अब अगर आप कस्टम CSS जैसे आप कह रहे हो कि हमजा कि आप मॉड्यूल बेस पे कर लेते हो, तो उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक थीम को मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। लाइक आपने कोई जी थीम, सर, मेरे ख्याल से डार्क मोड भी फिर लगाना उस पर मुश्किल हो जाएगा। डार्क मोड, लाइट मोड के अलावा भाई आपके जो थीम होगा ना, कलरिंग की स्कीमा पूरी की पूरी जी वेबसाइट पे एक होती है, वो चीज़ें जी। मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। स्टाइल कंपोनेंट के अंदर तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जी ठीक हो गया चाबी?
सर जी सर जी, ये आपने डार्क मोड का बताया है, तो इसके अंदर लाजमी हम ब्लैक कलर ही ऐड कर सकते हैं, हम कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं भाई, कि ये बस यही होगा? जो मर्ज़ी कर लो आप इसके अंदर। मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको ब्लैक कलर दिया है। ये तो आम CSS की तरह है काके। ये तो हम अपना प्री नहीं सर लोडर जी, बना रहे हैं ना। मैं बैकग्राउंड कलर की बात नहीं कर रहा, वो हम्म उसकी आपने कहा ना डार्क मोड वगैरह हो जाता है, तो वो डार्क मोड के अंदर लाजमी हम ब्लैक कलर ही दें या जो कोई और कलर भी दे सकते कोई भी हैं? दे सकते हो। यही तो हमारी कस्टम का फ़ायदा होता है ना, कि सही। हम उसके अंदर कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, डी फ्लैग से हमने क्या किया, इसके अंदर लिखा था हालांकि दोनों एक ही जगह पे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ कि इसकी वजह से साथ वाले के ऊपर वो डी फ्लैग अप्लाई नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब मुझे ऐप रैपर यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ ही नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब ये प्री लोडर को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गई हमारी, वो है कि ये साइडों पे ना छोटा थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ रहा है। ठीक है। इसको हम फिक्स करने के लिए यहाँ तो दो तरीके हैं। एक तो हम अपनी जो HTML फाइल है उसके अंदर जाके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लें। चुट्टी के खेला कितने लाया बजा थे। इसके अंदर नहीं। ठीक है। अभी ये लगाने से हमें क्या बेनिफिट हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली सारे के सारे कंपोनेंट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होंगे और ये पैडिंग और मार्जिन जी ख़त्म सर। हो गया। ठीक हो गया। जी सर। जी अच्छा, सर। 7 मिनट के बाद क्लास ख़त्म होने वाली है, तो उससे पहले पहले हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। बकाया चीज़ें इंशाल्लाह हम मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है। जी सर। जी सर। उतनी देर आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देखो। ठीक है सर। अच्छा, अब प्री लोडर के अंदर सबसे पहले जी क्या सर। चीज़ होती है कि भाई प्री लोडर जो होता है वो हमारा उसकी जो पोजीशन होती है, यानी डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं उसको, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है। हाइट इसकी हो जाएगी 100 VH। ठीक है। और इसके बाद अलाइन आइटम, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्री लोडर का एक अपना स्टाइल आना शुरू हो गया, पेज के ऊपर आ गया। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पर करनी है कि भाई जो प्री लोडर होता है ये एग्जैक्टली वेबसाइट के ऊपर इस तरह से होता है। लाइक ये आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपका प्री लोडर इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर ना एक छोटी सी चीज़ करनी है कि इसको कर देना है पोजीशन। नहीं तो सर इसको क्या होगा, मतलब पहले जी इंडेक्स इसका ग्रेटर होगा, जैसे ही वेबसाइट लोड हो जाएगी तो इसका जी इंडेक्स हम कम कर देंगे। नहीं, इसको हाइड कर देंगे। जब हम HTML वगैरह के अंदर वर्क करते हैं ना, तब हम ये जी इंडेक्स कम ज़्यादा करने की वाली बात करते हैं, लेकिन जब हम रिएक्ट के अंदर करते हैं हम एलिमेंट को ही गायब कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। अब एक चीज़ अभी देख लो कि भाई हमने इसका जो टैक्स है प्री लोडर होम सेंटर में लिखा है, इसको सेंटर में कर लिया। इसके और पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारा जो है प्री लोडर आ रहा है। इसके दो मेथड हैं, एक है हाइट 100 VH दे दो, और दूसरी है पोजीशन फिक्स लगा के टॉप 0 लेफ्ट 0 राइट 0 और बॉटम 0 कर दो।
ठीक हो गया। जी सर। तो मैं जी प्रेफर ये करता हूँ हाइट 100 VH और पोजीशन फिक्स वगैरह करके इसको ओके कर दूँ। अब दूसरी बात ये है कि हमने जो अपना डिज़ाइन देखा था, इस डिज़ाइन को मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ ताकि ये हमारे पास सेफ रहे। ठीक है। अच्छा, इसके जी अंदर क्या है, एक व्हाट्सएप का आइकन लगा है और नीचे एक प्री लोडर लगा है और नीचे व्हाट्सएप लिखा है। जी तो अभी इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये जो जहाँ पे प्री लोडर लिखा है, यहाँ पे एक कस्टम प्री लोडिंग बार बनेगी। वो हम चाहे खुद बना लें, या फिर बनाया कहीं से कोड उठा के यहाँ पे डाल लें, वो अपनी खुद पे डिपेंड करता है। आइकन्स के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते थे? रिएक्ट आइकॉन्स। दूसरे सबको भूल गया हुआ है। रिएक्ट आइकन सर। मुगान किधर है? जी इधर ही मुगान हूँ, म्यूट मैंने इधर किया ही हुआ हूँ। है। भाई मुझे कंफर्म करना चाहिए ना कि भाई आप लोग हो भी इधर के नहीं। ये ना सर ना जी वो हो, कर्सर ऊपर से नीचे ये नीचे ना ले ना गया हो जी था कि सर। मैं टाइम। जी सर। अकेला ही बोलता जाऊं और तुम लोग अवेलेबल ही ना हो। नहीं सर जी इधर ही हूँ जी मेरे सर पास। बिल्कुल। अच्छा सर, ये अगर हम कोई और नया कंपोनेंट बनाते हैं और उसमें हमने ये स्टाइल्ड जो है वो कंपोनेंट, कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसमें सर भी सेम हम ऐसे ही करेंगे? हाँ सेम। अच्छा, रिएक्ट आइकन्स के अंदर हम व्हाट्सएप का देखेंगे। व्हाट्सएप वाला कौन सा यूज़ करें, ये वाला कर लें। अभी किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं, अभी तो ये बहुत अच्छी इनकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है। पहले तो भाई बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, वो कहता था भाई इसके अंदर मॉड्यूल नहीं पड़ा, इसके अंदर मॉड्यूल नहीं पड़ा। अभी तो ये आसानियाँ ही बहुत हो गई हैं इसकी। सर वैसे जी सर। इसके अगर हमने रिएक्ट मतलब आइकन से सर लगाना आइकन आसान है बहुत। अच्छा, सर इसके अगर हमने टेलमेंट में साइज वगैरह चेंज करना हो इसका अगर, आइकन का, हाँ कलर साइज वगैरह। हम्म, वैसे मैंने टेलविंड के अंदर क्लास के अंदर हो जाएगा यार इसका। हो जाएगा सर। आइकन को आप टेक्स्ट का कलर चेंज करोगे तो हो जाएगा। हमारी क्लास बंद होने वाली है, मैं कोड पुश कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह इसको मंडे सर से देखते हैं। सर सर जी जी। सर सर एक क्वेश्चन है सर। जी बिल्कुल। सर कि ये सर हम मतलब एक प्रोजेक्ट में टेल विंड और ये जो स्टाइल्ड बनाया है आपने कंपोनेंट, ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट में कर सकते हैं इंस्टॉल और भाई यूज? देखो, ये आपके लिए इजी होता है क्योंकि हम कस्टम कोड कर रहे हैं, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की। हम चाहे बूटस्ट्रैप, टेलविंड, रिएक्ट कम, जी सर। स्टाइल कंपोनेंट, ANT डिज़ाइन, मटेरियल डिज़ाइन, सारा कुछ ऐड कर लें। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बात ये है, किधर गया आसिफ?